हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। आज हम बात करेंगे खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में। इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उन सभी को हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। चलाने का मेन मुद्दा ये था कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, उस समय उसकी जांच करने के लिए रॉलेट एक्ट आया हुआ था। उसमें सही तरीके से जांच नहीं की जाती थी और बिना किसी मुकदमा चलाए, यानी जो व्यक्ति है उन पर बिना किसी मुकदमा चलाए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, उनको सज़ा दे दी जाती थी। और जैसे कि बाल गंगाधर तिलक के जो सहयोगी हैं चाटू बंधु, उन पर बिना किसी मुकदमा चलाए उनको जेल में डाल दिया था। तो ऐसी घटनाओं से गांधी जी बहुत ज़्यादा स्तब्ध हो गए थे, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। तो उसी कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन का गठन किया, असहयोग आंदोलन की नीति अपनाई और इस आंदोलन का व्यापक जनाधार था, यानी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और आदिवासियों का इसे व्यापक समर्थन मिला और श्रमिक वर्ग भी इसमें शामिल हुआ, है ना? इस प्रकार एक जन आंदोलन बन गया। 1915 से 1918 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिए थे और बिना किसी जांच के कारावास पर डाल दिया जाता था। और उस समय एक सिडनी रॉलेट नाम के व्यक्ति आए हुए थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। और उस दौरान क्या होता है कि अब एक अभियान तो चलाया गया रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी के द्वारा। तो उसमें एक महत्वपूर्ण घटना सामने आती है कि उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ बंद के समर्थन में दुकानों और स्कूल के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठार सा गया था। यानी बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर यह आंदोलन हुआ था। यानी 1857 के बाद अगर कोई आंदोलन अंग्रेज़ों की कुर्सी हिला दी थी तो वो थी असहयोग आंदोलन, है ना? पंजाब में विशेष रूप से इसका कड़ा विरोध हुआ क्योंकि वहाँ की जनता में आक्रोश था अंग्रेज़ों के खिलाफ। क्योंकि मेन बात ये है कि बहुत सारे लोग जो थे अंग्रेज़ों के पक्ष में सेवा कर रहे थे और अपनी सेवा के बदले इनाम की अपेक्षा कर रहे थे। लेकिन इसकी जांच उन्हें रॉलेट एक्ट इसके बदले उन्हें रॉलेट एक्ट दिया गया और पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया और स्थानीय कांग्रेस जनों को वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया, है ना? धीरे-धीरे तनावपूर्ण बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। फिर आता है डेट 13 अप्रैल 1919, है ना? अमृतसर का वो मैदान जहाँ पर एक राष्ट्रवादी सभा का आयोजन किया जाता है, वहाँ पर अंग्रेज़ ब्रिगेडियर ओ डायर के द्वारा के आदेश पर वहाँ पर भारी मात्रा में गोली चलाने का हुक्म दिया जाता है, जिसमें करीब 1200 लोग मारे जाते हैं और 1600 से 1700 लोग घायल हो जाते हैं, है ना? और ये बहुत बड़ा हत्याकांड था और महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित इस आंदोलन का विरोध सी.आर. दास ने भी किया था। अब असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ कैसे इसको जानते हैं, ठीक है? असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था 4 सितंबर 1920 को, है ना? जो लोग भारत से उपनिवेशवाद को खत्म करना चाहते थे, उनसे आग्रह किया गया कि वे स्कूल, कॉलेज और न्यायालय ना जाएं, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करें तथा कर ना चुकाएं। ऐसे करने पर अंग्रेजों की दशा दिन प्रतिदिन घटती जाएगी। और संक्षेप में सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों का परित्याग करने को कहा गया और गांधी जी ने यहाँ तक कह दिया कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा, है ना? अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिया। यानी उस समय खिलाफत आंदोलन भी धीरे धीरे बढ़ रहा था क्योंकि गांधी जी का ये कहना था कि अगर हम असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों को मर्ज कर दें तो हिंदू और मुस्लिम दोनों जो धर्म है वो हमारे साथ मिल जाएगा और एक एक विश्वव्यापी आंदोलन उभर कर आएगा जो अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारी मदद करेगा, है ना? अब आंदोलन की तैयारी हुई कैसी? गांधी जी की ये आशा थी कि असहयोग को खिलाफत में मिलाने पर दोनों धर्म हमारे साथ हो जाएंगे और इससे हम औपनिवेशिक शासन का सीधे तौर पर अंत कर देंगे।
और इस आंदोलन ने निश्चय ही एक लोकप्रिय कार्यवाही के बहाव को उन्मुक्त कर दिया और ये चीज़ें औपनिवेशिक भारत में बिल्कुल ही अभूतपूर्व थी। विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया और वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया और कई कस्बों और नगरों में श्रमिक दल जो है हड़ताल पर चले गए। एक रिपोर्ट के अनुसार 1921 में 346 हड़तालें हुई थी। कितनी बड़ी बात है! यानी असहयोग आंदोलन इतने बड़े व्यापक पैमाने पर फैल चुका था। 6 लाख लोग श्रमिक शामिल थे उस हड़ताल में और 70 लाख का नुकसान हुआ था। ग्रामीण क्षेत्र भी असंतोष से आंदोलित हो रहा था। पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानून की अवहेलना की और अवधि के किसानों ने कर नहीं चुकाए। कुमाऊँ के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामना जो है वो जो सामान है उनकी, है ना? वो ढूँढने से मना कर दिया। इस विरोधी आंदोलन को कभी-कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की अवज्ञा करने हुए कार्यान्वित किया गया। किसानों और श्रमिकों और अन्य ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की और औपनिवेशिक शासन के साथ असहयोग के लिए उन्होंने ऊपर से प्राप्त निर्देशों पर टिके रहने के बजाय अपने हितों से मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल कर कार्यवाही की। महात्मा गांधी के जीवन पर एक लेख लिखने वाले उनके जो साथी मित्र हैं जिनका नाम है लुईस फिशर, उन्होंने एक बात कही थी कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम है। असहयोग शांति की दृष्टि से तो नकारात्मक है, लेकिन प्रभाव की दृष्टि से सकारात्मक है। इसके लिए प्रतिवाद, प्रतित्याग और स्व-अनुशासन आवश्यक थी। स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन ने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। अब यहाँ पर एक घटना, बहुत ज़बरदस्त घटना होती है जिसे चौरा चोरी कांड कहा जाता है। अब चौरी चौरा कांड होता क्या है इसको समझते हैं। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त रूप से गोरखपुर में एक पुलिस थाना था जिस पर आक्रमण करके उसको जला दिया। वहाँ पर कई पुलिस वालों की जान चली गई और हिंसा की इस कार्रवाई से गांधी जी ने इस आंदोलन को तत्काल वापस ले लिया, है ना? उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की उत्तेजना को निहत्थे और एक तरह से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों की घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर जांच की कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाले जज, जिनका नाम था ब्रूमफील्ड ने, उन्होंने एक बात कही थी उनको सज़ा सुनाते वक्त कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा, आप उनमें से सबसे भिन्न श्रेणी के हैं। क्यों हैं? क्योंकि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपने लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं, वो भी आपकी अनुसरण करते हैं, आपकी बातों पर ध्यान देते हैं। चूँकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, तो उनको 6 वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन जॉर्ज ब्रूमफील्ड ने एक बात और कहा था कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सज़ा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ, तो इससे मुझसे ज़्यादा कोई प्रसन्न नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार किया गया। क्यों किया गया इसको समझते हैं। अप्रैल 1921 यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलैक्ट एक्ट के बाद प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, है ना? वहाँ पर उनका जो स्वागत है काला झंडा दिखाकर किया गया। गांधी जी ने अली बंधुओं की रिहाई न किए जाने के कारण प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का बहिष्कार किया। अली बंधुओं का रिहाई नहीं किया था उस दौरान। 17 नवंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई यानी वर्तमान मुंबई आगमन हुआ, तो उनका स्वागत राष्ट्रव्यापी हड़ताल से हुआ और दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यहाँ पर असहयोग आंदोलन को तेज करने और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की योजना बनी। अब यहाँ पर समझते हैं आंदोलन की जो समाप्ति के निर्णय किस आधार पर किए गए, है ना? इसी बीच 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरा चोरी नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा और इसके फलस्वरूप जनता ने क्रोध में आकर थाने को ही आग लगा दी, जिसमें 21 सिपाही और एक थानेदार की मृत्यु हो गई तत्काल, है ना? जिसके कारण गांधी जी स्तब्ध रह गए और 12 फरवरी 1922 यानी चौरा चोरी हत्याकांड के 8वें दिन 12 फरवरी 1922 को बरदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में
असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के निर्णय के बारे में गांधी जी ने अपनी जो पुस्तक है यंग इंडिया में लिखा है कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यातनापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। अब गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों पर जोर दिया। इसी में एक बात मोतीलाल नेहरू जी ने कहा था असहयोग आंदोलन के स्थगन के बारे में कि यदि कन्याकुमारी के गांव में अहिंसा का पालन नहीं किया गया तो उसकी सज़ा हिमालय के गांव की क्यों मिलनी चाहिए। यानी उनके साफ तौर पर कहना था कि यदि कुछ लोगों के कारण अहिंसा का पालन नहीं किया गया तो भारत की पूरी आम जनता हिंदू मुस्लिम को सज़ा क्यों मिलनी चाहिए। यानी असहयोग आंदोलन जब इतने बड़े व्यापक पैमाने पर फैल रहा था तो आखिरकार उनको स्थगित क्यों कर दिया गया एक अहिंसा के कारण, है ना? तो अपनी प्रतिक्रिया में सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि ठीक इस समय जबकि जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था, वापस लौटाने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं। ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। और आंदोलन के स्थगित करने का प्रभाव गांधी जी की लोकप्रियता पर पड़ा। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में फिर 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं, ये असहयोग आंदोलन के टाइम की गांधी जी की तस्वीर है। अब हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में, है ना? खिलाफत आंदोलन जो है मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक चला। मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली 2 नाम के जो भाई थे, 2 नाम के जो बंधु थे, उन्होंने अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी और सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। सन 1908 में तुर्की में युवा तुर्क जो था वो दल शक्तिहीन खलीफा के प्रभुत्व का उन्मूलन, खलीफा यानी खलीफा के पद की समाप्ति का प्रथम चरण था। यहीं से इसका इतिहास जन्म लेता है खिलाफत आंदोलन का। लेकिन इस पर भारतीय मुसलमान जनता पर नगण्य प्रभाव पड़ा, किंतु 1922 में तुर्की, इतालवी तथा बल्कान युद्धों में तुर्की के विपक्ष में ब्रिटेन के योगदान को इस्लामिक संस्कृति और सर्व इस्लामवाद पर प्रभाव समझकर भारतीय मुसलमान ब्रिटेन के प्रति उत्तेजित हो उठे। यानी उनका मानना था कि हमारे धर्म पर सीधे तौर पर कटाक्ष किया जा रहा है। यह विरोध भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध रोष रूप में परिवर्तित हो गया और इस उत्तेजना को अबुल कलाम आज़ाद, जफ़र अली खान तथा मोहम्मद अली ने अपने समाचार पत्रों अल हिलाल किसका था? अबुल कलाम आज़ाद जी का था, है ना? जमींदार तथा कामरेड और हमदर्द द्वारा बड़ा व्यापक रूप में इसका वर्णन किया गया। प्रथम महायुद्ध में तुर्की पर ब्रिटेन के आक्रमण ने असंतोष को प्रज्वलित किया और सरकार की दमनकारी नीति ने इसे और भी उत्तेजित कर दिया। राष्ट्रीय भावना तथा मुस्लिम धार्मिक असंतोष का समन्वय आरंभ हुआ और महायुद्ध की समाप्ति के बाद राजनीतिक स्वत्वत्व के बदले भारत को रौलट बिल, दमन चक्र तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड मिले, जिसने राष्ट्रीय भावना में आग में घी डालने का काम किया। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने जामियतुल्लाह उलेमा के सहयोग से खलीफा आंदोलन का संगठन किया तथा मोहम्मद अली ने 1920 में माने खिलाफत घोषणा पत्र प्रसारित किया और राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी ने ग्रहण किया और गांधी जी के प्रभाव से खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन एक रूप हो गए। मई 1920 तक खिलाफत कमेटी ने महात्मा गांधी की अहिंसात्मक असहयोग योजना का समर्थन किया। सितंबर में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन ने असहयोग आंदोलन के 2 अध्याय घोषित किए, स्वराज और खिलाफत की मांगों की स्वीकृति। जब नवंबर 1922 में तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने सुल्तान खलीफा महमद षष्ठ को पदच्युत करके अब्दुल मजीद अफंदी को पदासीन किया, तब उसने समस्त राजनीतिक अधिकार अपहृत कर दिया और तब खिलाफत कमेटी ने 1924 में विरोध प्रदर्शन के लिए एक प्रतिनिधिमंडल तुर्की भेजा और राष्ट्रीयतावादी मुस्तफ़ा कमाल ने उसकी सर्वथा उपेक्षा की और 3 मार्च 1924 को उन्होंने खलीफी का पद समाप्त कर खिलाफत का अंत कर दिया। 3 मार्च 1924 डेट याद रखना। इस प्रकार भारत का खिलाफत आंदोलन भी अपने आप में समाप्त हो गया। अब जानते हैं कि उपमहाद्वीप में इसका क्या प्रभाव पड़ा, है ना?
तो मोहम्मद अली और उनके भाई मौलाना शौकत अली, अन्य मुस्लिम नेताओं जैसे पीर मोहम्मद मुजाहिद सरहिंदी, शेख शौकत अली सिद्दीकी, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, रईस उल मुज़्ज़िन बैरिस्टर जॉन मोहम्मद जुलेजो, हर्षद मोहानी, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर हकीम अजमल खान के साथ शामिल हुए और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनी। यह संगठन लखनऊ, भारत में हैत शौकत अली जमींदार शौकत अली सिद्दीकी के परिसर में शामिल हुआ था और उन्होंने मुसलमानों के मध्य राजनीतिक एकता बनाने और खिलाफत खलीफा की रक्षा के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करने का लक्ष्य रखा। 1920 में उन्होंने खिलाफत घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसमें अंग्रेजों की खिलाफत को सुरक्षित और भारतीय मुसलमानों को एकजुट होकर वह ब्रिटिश को जवाबदेह होने चाहिए। बंगाल में खिलाफत समिति में मोहम्मद अकरम खान, मरजुम इस्लामाबादी, मुजीबुर रहमान और चितरंजन दास शामिल थे। अब यहाँ ये बात सामने आती है कि जो कांग्रेस नेता थे, है ना, मोहनदास गांधी और खिलाफत नेताओं ने खिलाफत खलीफा स्वराज के लिए एक साथ काम करने और लड़ने का वादा किया। औपनिवेशिक सरकार पर दबाव बढ़ाने का प्रयास करते हुए खिलाफतवादी असहयोग आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा बन गया, यानी दोनों मर्द हो गए, है ना। शांतिपूर्ण नागरिक अवज्ञा का एक राष्ट्रव्यापी अभियान, कुछ लोग अमानुल्लाह खान के तहत, है ना, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से अफगानिस्तान तक एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। डॉक्टर अंसारी, मौलाना आज़ाद और हाकिम अजमल खान जैसे खिलाफत नेता भी व्यक्तिगत रूप से गांधी जी के करीब बढ़ते गए। इन नेताओं ने 1920 में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र शिक्षा और सामाजिक कायाकल्प को बढ़ावा देने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना कर डाली। तो आप देख सकते हैं ये खिलाफत आंदोलन का पूरा माहौल है। अब यहाँ समझते हैं, दोनों के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। असहयोग अभियान पहले सफल रहा। कार्यक्रम की शुरुआत विधायी परिषदों, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से हुई। सरकारी कार्य और उपाधियों और सम्मानों का समर्पण कर दिया गया। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, हड़तालें और सविनय अवज्ञा के कार्य पूरे भारत में फैल गया। हिंदू और मुस्लिम अभियान में शामिल हुए, जो शुरू में शांतिपूर्ण था। गांधी जी, अली बंधु और अन्य लोगों को औपनिवेशिक सरकार द्वारा तेजी से गिरफ्तार कर लिया था। तहरीक ए खिलाफत के झंडे के नीचे एक पंजाब खिलाफत की प्रतिनियुक्ति, जिसमें मौलाना मंजूर अहमद और मौलाना लुत्फुल्लाह खान दानकौरी शामिल थे, ने पंजाब, सिरसा, लाहौर, हरियाणा आदि में एक विशेष एकाग्रता के साथ पूरे भारत में एक मुख्य भूमिका निभाई। तो एक खिलाफत और असहयोग आंदोलन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है।